एक ऐसी दुल्हन जो अपनी शादी की पहली रात ही ट्रेन के अंदर किसी और दूल्हे की दुल्हन के साथ एक्सचेंज हो जाती है। फिर इन दोनों लड़कियों के साथ क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं आज की इस कहानी में। हमारी आज की कहानी का नाम है लापता लेडीज। इसकी कास्ट में टॉप के एक्टर तो नहीं है, लेकिन इसकी कहानी टॉपर लेवल की है जो आपके दिल को छू जाएगी। कहानी के पहले पर्दे पे हम देखते हैं कि दीपक और फूल की शादी हो रही है। दीपक अपनी शादी के 2 दिन इसी गांव में गुजारता है, जबकि उसके खानदान के तमाम लोग वापस अपने गांव में चले जाते हैं। फूल की दादी ने कहा था कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि शादी के बाद आप गांव की पूजा पाठ में शरीक होकर फिर वापस अपने गांव चले जाना। अब पूजा खत्म हो जाती है, दीपक फूल को लेकर अपने गांव वापस जाने लगता है। फूल की दादी उससे कहती है अब तुम्हारी शादी हो गई, इसलिए अब तुमने अपना घूंघट ऊपर नहीं करना। इसके बाद दीपक और फूल अपने गांव जाने के लिए चल पड़ते हैं। पहले एक बस पर सफर करते हैं, फिर ये आगे अपने गांव जाने के लिए एक ट्रेन में बैठते हैं। रास्ते में दीपक फूल की सारी ज्वेलरी भी उतरवा लेता है ताकि रश होने की वजह से कोई चोर उचक्का उसे चुरा ना ले। ये जिस ट्रेन में बैठते हैं वहाँ पर रश बहुत ज्यादा होता है, जिसमें पहले ही 2 शादीशुदा जोड़े बैठे होते हैं। सब दुल्हनों की ड्रेस एक जैसी होती है। फूल भी उन्हीं दुल्हनों के साथ जाकर बैठ जाती है। दीपक फूल के साथ ही खड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसके बैठने की जगह ना थी। दीपक को बताती है कि उनको जहेज में क्या क्या चीजें मिली है। इसके बाद वो दीपक से पूछती है कि तुम भी बताओ तुम्हें जहेज में क्या मिला। वो बूढ़ी खातून कहते हैं हमें बाइक भी मिली, कैश भी मिला, इसके अलावा और भी बहुत सारा जहेज का सामान मिला, लेकिन मेरा बेटा अभी भी उनसे बहुत नाराज है क्योंकि उसने और भी जहेज की डिमांड की थी। फिर प्रदीप की मॉम दीपक से पूछते तुम भी बताओ तुम्हें जहेज में क्या मिला, लेकिन दीपक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बिल्कुल खामोश रहता है। थोड़ी देर के बाद दीपक को भी सीट मिल जाती है और वो भी सीट पर बैठ जाता है। फिर दीपक टॉयलेट जाने के लिए वहां से चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वहां पर और भी ज्यादा रश हो जाता है। ज्यादा रश होने की वजह से फूल खिसकते खिसकते दूसरी तरफ विंडो के पास पहुंच जाती है। प्रदीप वापस आकर अपनी वाइफ के साथ बैठ जाता है, मगर अब दीपक के लिए सीट नहीं है और वो जरा फासले पर बैठ जाता है। अभी काफी रात होगी और दीपक का स्टेशन भी आ जाता है, तो वो जल्दबाजी में प्रदीप की बीवी को अपनी बीवी समझकर वहां से ले जाता है। प्रदीप की बीवी ने घूंघट किया होता है, जिसकी वजह से वो भी प्रदीप को नहीं देख पाती, मगर जब वो गाड़ी से नीचे उतरती है तो वो देख लेती है कि ये लड़का उसका पति नहीं है। ये हकीकत जानने के बावजूद भी वो दीपक के साथ साथ उसके गांव में चली जाती है। दीपक जब गांव पहुंचता है तो उसके दोस्त नाच गाने के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। इसके बाद दीपक बड़ी खुशी खुशी घर जाता है। दीपक की मॉम जब दोनों की आरती करती है फिर दुल्हन से कहती है कि आप अपना घूंघट उठाएं। जैसे ही दुल्हन अपना घूंघट उठाती है तो वो दोनों से देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर फूल नहीं कोई और ही है। तब ये लड़की अपना नाम पुष्पा बताती है। उन्हें बताती है कि रात का वक्त था, शादीशुदा होने की वजह से मेरा घूंघट भी नीचे गिरा हुआ था, जिसकी वजह से मैं नहीं देख पाती जो मुझे लेकर जा रहा है क्या वो मेरा पति है या फिर कोई और है। इसलिए गहरा अंधेरा होने की वजह से मैं गलती से इसके साथ आ गई हूँ। दीपक का पिता उसे खूब डांटता है कि तुम कैसे अपनी बीवी को भूल सकते हो। अब दीपक की परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। वो सोचता है कि अब उसकी फूल किस हाल में होगी, क्योंकि उसकी फूल को पता ही नहीं कि उसका दीपक कब से ट्रेन से उतर गया है। फिर दीपक के घर वाले पुष्पा से पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है। वो लड़की कहती है कि मेरे गांव का नाम है गंगापुर। अब प्रॉब्लम ये थी कि इस नाम के कई गांव थे। पुष्पा को अपने ससुराल वालों का भी कोई अता पता नहीं होता, बस अगर उसे पता है तो सिर्फ अपने पति के नाम का, जो वो कहती है उसका नाम पंकज है। वो एक नंबर भी दीपक को देती है कि शायद इस नंबर के जरिए पता चल जाए, मगर वो नंबर बंद जा रहा होता है। अब दीपक की मॉम उससे कहते हैं कि पुष्पा तब तक हमारे घर में रहेगी जब तक इसके घर वालों का पता नहीं चल जाता, और ये आज से तुम्हारी भाभी के कमरे में सोएगी। इसके बाद दीपक और उसके सारे दोस्त फूल को ढूंढने के लिए रेलवे स्टेशन चले जाते हैं। उधर जब फूल की आंख खुलती है तो वो देखती है कि डब्बे के अंदर उसका पति नहीं है, तो वो ट्रेन से नीचे उतर जाती है। वो दीपक को इधर उधर देखती है लेकिन उसे दीपक कहीं दिखाई नहीं देता। इधर प्रदीप भी अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे भी अपनी बीवी कहीं दिखाई नहीं देती, मगर प्रदीप बहुत खुश है, उसे कोई फिक्र कोई परवाह नहीं है। वो कहता है कि मुझे तो जहेज चाहिए था, वो तो मुझे मिल चुका है, अब बीवी मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। इधर पुष्पा अपने बैग से मोबाइल फोन निकालती है, उस मोबाइल फोन से सिम निकालकर जला देती है ताकि उसके राज का किसी को पता न चल सके। उधर फूल उस स्टेशन पर रात की तारीकी में अकेली और तनहा बैठी थी। वो इसी तरह जाग कर रात गुजार लेती है। सुबह के वक्त फूल को एक आदमी मिलता है। फूल उस आदमी को देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है। भागते हुए वो एक छोटू नाम के आदमी से टकराती है। वो छोटू उसको बताता है कि आपको इस आदमी से नहीं डरना चाहिए, ये एक अच्छा इंसान है। छोटू से पूछता है कि तुम कौन और कहाँ से आई हो, तो वो कहती है कि मैं स्टेशन पर गुम हो गई हूँ, और ये छोटू उसको स्टेशन मास्टर के पास लेकर जाता है। स्टेशन मास्टर उससे पूछता है कि आप मुझे अपने ससुराल के गांव का नाम बताएं। फूल कहती है कि मुझे उसके गांव का नाम नहीं पता। फिर स्टेशन मास्टर कहता है चले आप मुझे ये बताएं कि आपके पति का नाम क्या है। यहाँ पर फूल कहते हैं कि शादीशुदा औरतें अपने पति का नाम जुबान से नहीं लेती। इसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती हैं और स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि इसके पति का नाम दीपक है। अब स्टेशन मास्टर फूल से कहते हैं कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करवानी चाहिए, लेकिन फूल कहते हैं कि मुझे पुलिस स्टेशन से डर लगता है। इसी स्टेशन पर एक बूढ़ी खातून भी रहती हैं।
जो चाय समोसे की दुकान चलाती है। अब ये छोटू फूल को उसके पास लेकर जाता है। फूल उस दादी माँ को अपनी सारी कहानी सुनाती है। फूल की सारी कहानी सुनकर दादी माँ उससे कहते हैं कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भाग चुका है, क्योंकि उसने तुम्हारे गहने भी उतरवा लिए हैं, तुम्हारे साथ सुहाग रात भी गुजार ली है, इसलिए अब वो तुमसे मुतनफिर होकर कहीं चला गया है। लेकिन फूल दादी माँ से कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो भी मुझे कहीं ना कहीं ढूंढ रहा होगा। दादी माँ उसका विश्वास देखकर कहती है ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन जब तक तुम्हारा पति नहीं मिलता तब तक आपको मेरे साथ रहकर इसी होटल में काम करना होगा। इसके बाद फूल उसके साथ रहने लगती है। इधर दीपक अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। वहां जाकर अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। दीपक की सारी स्टोरी सुनने के बाद श्याम कहता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भाग गई है, लेकिन दीपक कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्याम कहता है कि मुझे ये बता कि ज्वेलरी किसके पास है। दीपक कहता है ज्वेलरी सारी तो मेरे पास है। इसके बाद श्याम उससे एक और सवाल करता है। वो कहता है जो लड़की तुम्हारे साथ आई है क्या उसके पास ज्वेलरी है? दीपक कहता है कि हाँ, उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी है। अब श्याम को उस पर शक होने लगता है। श्याम दीपक से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई अपनी बीवी की तस्वीर है? जब दीपक अपनी बीवी की तस्वीर उसको दिखाता है तो उसकी बीवी का घूंघट नीचे गिरा होता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आता। ये देखकर श्याम दीपक पे हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। अब श्याम दीपक से कहता है कल आपने पुष्पा को लेकर थाने आना है, शायद उससे बात करके इस केस की कोई कड़ी मिल जाए। इधर प्रदीप भी अपनी बीवी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने जाता है और यहाँ में पता चलता है कि दीपक की दूसरी शादी थी। उसने अपनी पहली बीवी को जला दिया था, मगर उसने इस वाक्य को एक एक्सीडेंट साबित किया। अदालत में बात प्रूव ना हो सकी और अदालत में इसने साबित कर दिखाया कि उसने खुदकुशी की थी। जब दीपक वापस घर आता है तो घर के लोग बड़ा शोर शराबा कर रहे होते हैं। दीपक उनसे इतने शोर शराबे की वजह पूछता है तो वो कहते हैं कि पुष्पा यहाँ से भाग गई है, मगर थोड़ी देर के बाद पुष्पा वहाँ पर आ जाते जो नहीं बताते कि मैं पास वाले मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। इसके बाद दीपक पुष्पा से कहते हैं अब तुम्हें कल मेरे साथ थाने भी जाना होगा। ये सुनकर पुष्पा बहुत डर जाती है क्योंकि वो भी कभी थाने नहीं गई थी। इधर शाम को बिल्कुल ऐसा ही केस एक और गांव से मिलता है, मगर इस कहानी में फर्क यह कि इस केस में लड़की का नाम जया बताया हुआ था, इसलिए उसे कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस होती है। रात के वक्त पुष्पा मोबाइल में नई सिम डालकर किसी से फोन पर बात करती है। वो किससे बात करी अभी तक कुछ नहीं मालूम। इधर दादी माँ फूल से कहती है कि तुम्हें अब पुलिस स्टेशन जाकर खबर देनी चाहिए, शायद वहाँ पर तेरे पति ने पहले कोई कंप्लेन की हो। मगर फूल उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरा पति मुझे ढूंढ ही लेगा। इधर पुष्पा और दीपक की भाभी की बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दीपक की भाभी पुष्पा को बताती है कि मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था, लेकिन शादी होने के बाद मैं कभी ड्राइंग नहीं बना सकी। उसी वक्त हम पुष्पा की बॉडी पर जया नाम के टाटू देखते हैं, जिससे एक दफा शक फिर से बढ़ जाता है कि पुष्पा कुछ न कुछ तो सबसे छुपा रही है। अगले दिन दीपक पुष्पा को लेकर थाने पहुंच जाता है, जहां पर इंस्पेक्टर शाम उससे बहुत सारे सवालात करता है। उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे पति का नाम क्या है, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तुम्हारे मेके गांव का नाम क्या है। इनमें से कई सवालों के जवाब पुष्पा कहती है कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। पुष्पा का साफ इनकार सुनकर शाम का शक उस पर और बढ़ जाता है। अब शाम पुष्पा से कहता है तुम मुझे अपनी बॉडी का कोई निशान दिखाओ, तो वो उसे एक और टाटू दिखाती है। इस तरह अब ये जिया पुष्पा से श्रेया बन चुकी है। शाम कहता है मुझे आपकी एक तस्वीर लेनी है, लेकिन पुष्पा उसे मना कर देती है और कहती है कि हमारी औरतें किसी को अपनी तस्वीर नहीं देती। जब वो दोनों जाने लगते हैं, पुष्पा दरवाजे के पास पहुंच जाती है तो पीछे से शाम उसे आवाज लगाता है कि जिया। पुष्पा वापस मुड़कर देखती है, जिससे शाम को यकीन हो जाता है कि ये लड़की आखिर कुछ न कुछ तो हमसे छुपा रही है। इधर दादी फूल को बता रही होती है कि मैंने अपने पति और अपने बेटे को घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे। शराब पीने के बाद वो फिर मुझे मारते थे। उनको घर से निकालने के बाद अब इस बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ। अगले दिन दादी की दुकान पर फूल मिठाई बनाती है। मिठाई बहुत ज्यादा लजीज होने की वजह से बहुत जल्दी सारी की सारी बिक जाती है। इस तरह उनका काम भी चलता रहता है और कई दिन बीत जाते हैं। कई दिनों से शाम पुष्पा का पीछा कर रहा होता है। वो उसकी हर जगह पर कई तस्वीरें भी ले लेता है। वो ये सारी चीजें नोट करता है कि पुष्पा किससे मिलती है, किससे बात करती है, किस शॉप पर जाती है, क्या खरीदती है। शाम देखता है कि पुष्पा एक दफा अपनी कुछ ज्वेलरी बेचती है, फिर 5000 रुपए किसी को पार्सल करती है। मगर शाम को अभी तक समझ नहीं आ रही कि पुष्पा करना क्या चाह रही है। पुष्पा खेतों में काम कर रही होती है कि यहाँ पर दीपक का दोस्त मुनव्वर आता है। जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि पुष्पा किसी पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती है। ऊपर से दीपक के पापा आ जाते हैं। वो कहते हैं कि फसलों को कीड़ा लग गया, अब हमें कोई कीड़े मार दवा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस पे पुष्पा कहते हैं कि हमें कीड़े मार दवा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे फसल का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। वो उन दोनों को एक आसान सा सोल्यूशन बताते हैं जिससे कीड़े भी मर जाएंगे और फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचता। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है पुष्पा का ताल्लुक किसी जिम्मेदार फैमिली से है। इधर दीपक के दोस्त कहते हैं क्यों ना हम एमएलए के पास जाएं, शायद वो हमारी मदद करे। जब वो एमएलए के पास जाकर अपना सारा मसला बताता है तो एमएलए अपनी मुखालिफ पार्टी पर इल्जाम लगा देता है कि उन्होंने आपकी बेबी को किडनैप किया है।
मगर वो दोनों पार्टीज उसकी कोई मदद नहीं करती। इधर दीपक का भांजा पुष्पा का मोबाइल फोन देख लेता है। इससे पहले कि वो ये बात सबको बताता, पुष्पा से कहती तुम सिर्फ चुप रहना, मैं ये मोबाइल तुम्हें गेम खेलने नहीं दिया करूंगी। जिस पे बच्चा अपनी जुबान बंद कर लेता और किसी को कुछ नहीं बताता। फिर पुष्पा की नजर दीपक की भाभी की ड्राइंग पर पड़ती है, जिसमें उसने दीपक की एक तस्वीर बनाई होती है। उसकी तस्वीर देखकर पुष्पा उसकी बहुत तारीफ करती है और उससे कहती है तुम्हें ड्राइंग करनी चाहिए, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। रात के वक्त जब दीपक अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था तो उसके दोस्त उसे ताना मारते हैं। उससे कहते हैं अब तुम्हें फूल को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब उसे इतने दिन बीत गए, अब तक पता नहीं उसके साथ क्या क्या हो गया होगा। लेकिन दीपक अपने दोस्तों के साथ इस बात पे लड़ाई करता है और वहाँ से उठकर अपने घर चला जाता है। इधर पुष्पा दीपक की भाभी से कहती है कि तुम्हें एक पेंटिंग बनानी है और इस पेंटिंग के बारे में तुमने किसी को नहीं बताना। इधर शाम के पास किसी दूसरे थाने से एक फैक्स आता है जिसमें पुष्पा की तस्वीर थी और यहाँ शाम को पता चलता है कि पुष्पा का असली नाम तो जिया है। ये फैक्स देखते ही फौरन जिया के गाँव जाता है, वहाँ जाकर दीपक को सारी बात बताता है और पुष्पा को गिरफ्तार कर लेता है। पुष्पा इस दौरान कुछ कहना चाहती थी लेकिन दीपक उसकी कोई बात नहीं सुनता और शाम उसे गिरफ्तार करके थाने लाकर बंद कर देता है। फिर शाम दूसरे थाने में इतला कर देता है कि लड़की मिल गई है, आप उसे आकर यहाँ से ले जा सकते हैं। फिर दीपक के दोस्त उसके पास आते हैं, उसे बताते हैं उस लड़की ने आपके साथ धोखा नहीं किया, बल्कि उसने तुम्हारी फूल को ढूंढने के लिए एक पोस्टर छपवा दिए थे और फूल की फोटो उसने तुम्हारी भाभी से बनवाई थी। तुम्हारी भाभी जिसने फूल को देखा हुआ था, इसलिए वो बड़ी आसानी से उसकी बड़ी अच्छी ड्राइंग बनाती है। इधर रेलवे स्टेशन पर फूल को ये पोस्टर मिलता है जिसके नीचे उस गाँव का एड्रेस लिखा होता है। गांव का नाम लिखा होता है सूरजमुखी। स्टेशन का स्टेशन मास्टर फूल को उस गांव जाने वाली ट्रेन में बिठा देते हैं। दीपक जल्दी से थाने जाकर जया से सारी सच्चाई पूछता है। उससे पूछता है कि तुमने अपनी शनाख्त चेंज क्यों की थी, तुम मेरे पास क्यों छुपी हुई थी, तुम्हें किसका डर और खौफ था, आखिर तुम्हारा मकसद क्या था। इस पे वो उसे बताते हैं कि मैं अपने कॉलेज की टॉपर्स थी, मैं आगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी थी और सारे खेत बेचकर उन्होंने जहेज का सामान इकट्ठा किया था। शादी से 2 दिन पहले मुझे पता चलता है कि इस लड़के की दूसरी शादी है और इसने अपनी पहली बीवी को जला दिया था, लेकिन मैं अपने माँ बाप की बुरी हालत की वजह से चुप हो गई थी। मगर जब ट्रेन में आपने मुझे चलने के लिए कहा तो मैंने इस मौके को अपने लिए एक इशारा समझा और चुपचाप आपके साथ चल पड़ी थी, क्योंकि तुम्हारे इस इशारे से मेरी उम्मीद जिंदा हो गई थी कि यहाँ से भागकर मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई जारी रख सकूंगी। मैंने अपने जेवर बेचकर अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भी पे की थी और कल मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा रही थी कि मैंने आपको परेशान देखा तो मैंने फूल के पोस्टर छपवा कर बांट दिए ताकि उसे आप ढूंढ सकें, ताकि वो आपका पोस्टर पढ़कर आप तक पहुँच सके। फिर वो शाम से कहते हैं कि आप अपना फ़ोन चेक करें। जब शाम अपना फ़ोन चेक करता है तो उसमें स्टेशन मास्टर की कॉल भी आई होती है। शाम जब वापस उस स्टेशन मास्टर को कॉल करता है तो नहीं पता चलता है कि फूल अब उनके गांव में पहुंचने वाली है। इधर जल्दी से दीपक फूल को लेने चला जाता है। वो फूल को वापस पाकर बहुत खुश है। इधर प्रदीप जया को लेने के लिए थाने आता है। वो शाम को कुछ रिश्वत भी देता है। उससे कहता है कि तुम्हें अब इस मामले में बस चुप रहना है। जैसे ही जया प्रदीप के सामने आती है तो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर जाकर पूछूंगा। अब यहाँ पर शाम आकर प्रदीप से कहता है कि खबरदार, अब अगर तुमने दोबारा से चांटा मारा तो मेरा काम था जया को ढूंढना और मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अब जया की मर्जी है कि तुम्हारे साथ जाए या ना जाए। और जया शाम से कहती है मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। फिर शाम प्रदीप से कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ और आज के बाद तुम इस लड़की के आसपास भी मुझे दिखाई न देना। अब शाम जया को बाकी की ज्वेलरी देता है जो उसने उससे पहले जमा कर ली थी और उससे कहता है कि जाओ दिल लगा कर पढ़ो। जब जया यहाँ से जा रही होती है तो दीपक का दोस्त मुनव्वर अपने दोस्त के जरिए दीपक से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उसे कहता है कि मुझे मुसलसल चिट्ठी लिखते रहना और अपने हाल अहवाल की खबर देते रहना। इसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपकी मूवी कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए।